बात तो सरकार भी तस्लीम कर रही है कि बहुत सारे आतंकवादी आज की तारीख में भी सक्रिय हैं कश्मीर के अंदर, और वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जहां वो चाहते हैं वहां स्ट्राइक कर सकते हैं। वो स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है। इस बात को कबूल करना होगा इस सरकार को भी, क्योंकि इस वक्त जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, उस वक्त भी ऐसे हादसों होना जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमने देखा है कि ये सिर्फ पिछले 1-1.5 साल से नहीं, ये तो पिछले 4-5 सालों से गिर रही है जीडीपी हमारी। और जितनी ज़्यादा ये इस दौरान में गिरी है, इस हुकूमत के दौरान में, ऐसा तो कभी भी पहले देखने को नहीं मिला है। बड़े बड़े वादे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे जब इलेक्शन में ये उतरे, और ये कहा गया था कि लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। यूथ एम्पावरमेंट के ये लोग नारे देते रहे। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में यूथ जो है को ऑब्जर्व करने की बातें उस वक्त की जाती रही, लेकिन वो सारे के सारे नारे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है आज की तारीख में और बेकाबू हो चुकी है। सरकार उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई है। पेट्रोल के दाम जो है वो मई के महीने में ही 17 बार जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो ये एक लोगों की जेब के ऊपर डाका नहीं है तो और क्या है। इस किस्म की लूट जो है आज तक देखने को नहीं मिली, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौर में, जो ये कहती थी कि हम महंगाई के ऊपर जो है वो अंकुश लगाएंगे। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब 350 या 450 रुपये का सिलेंडर होता था तो बीजेपी के लोग सिलेंडर लेके सड़कों के ऊपर बैठते थे, और आज वही सिलेंडर जो है 900 या 1000 रुपये में बेचा जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है कोरोना के साथ डील करने में। ये बात तस्लीम हर एक को करनी होगी। इसके साथ डील करने के लिए हमारी सरकार पूरे तरीके से, मैं कहता हूँ कि हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सारा भट्ठा बैठ गया जो है इस कोरोना की वजह से। लोगों की इतनी बेशकीमती जानें चली गई। वजह सिर्फ एक थी कि जिस वक्त हमें इंतजामात करने चाहिए थे कोरोना की रोकथाम के लिए या इससे निपटने के लिए, उस वक्त हमारे नेता लोग जो हैं वो अलग अलग स्टेटों में जाकर वहाँ जो है इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे थे, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहे थे। जिन लोगों के परिवारों से जो है वो अर्थियाँ निकली हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार होगा। और हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये जेनोसाइड है, ये तो नरसंहार है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में सफल नहीं हुई है, नाकाम हुई है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हर्षदेव सिंह जी, और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल जिस तरह से कश्मीर में आपने देखा कि भाजपा नेता की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, और ये पहली ऐसी वारदात नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के वारदातों को अंजाम दे चुके हैं आतंकवादी। तो मैं इनसे रिएक्शन लेना चाहूँगा, और भी कई इस समय जो बर्निंग इश्यूज है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर रिएक्शन लूँगा। तो सर, आपने देखा कि कल ब्रूटल किलिंग की गई है भाजपा नेता की, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? लगातार वहाँ पर किलिंग देखने को मिल रही हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। कई बार कहा जाता है कि हम आतंकवादियों को लगातार मार रहे हैं, वहाँ पर जो गिनती है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कई आतंकवादी अभी भी वहाँ पर सक्रिय हैं जो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात तो सरकार भी तस्लीम कर रही है कि बहुत सारे आतंकवादी आज की तारीख में भी सक्रिय हैं कश्मीर के अंदर, और वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जहां वो चाहते हैं वहां स्ट्राइक कर सकते हैं। वो स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है। इस बात को कबूल करना होगा इस सरकार को भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस पहले भी हुए हैं। और इस वक्त जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, उस वक्त भी ऐसे हादसों होना जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, और सरकार को जो है अपनी लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस का आपका पैराफर्नेलिया है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि इस किस्म के हादसे जो हैं उनके साथ निपटने के लिए जो है हम पूरे तरीके से तैयार भी रहें और इसमें सफल भी हो सकें। क्योंकि किसी भी कीमती जान का नुकसान होता है तो ये बहुत ही दुखदाई होता है, और ये घटना जहाँ बहुत दुखदाई भी है, वहाँ सरकार की जो सिक्योरिटी
व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान भी जो है वो खड़े करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आंकड़ा दिया जाता है कि लगभग 200 के आसपास जो आतंकवादी है वहां पर घाटी में रह चुके हैं जिनका खात्मा जल्द कर दिया जाएगा। हर बार ये 200 की फिगर दी जाती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कई आतंकवादी अभी सक्रिय हैं, जिस तरह से आप भी इस पर जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे, ये खुद भी मानते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी सक्रिय हैं और एलिमिनेट करने के बावजूद भी बहुत सारे आतंकियों की संख्या कभी कम होती नहीं है इससे। तो इसका ये मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से हो रही है, जिसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। और जब आप अपोजिशन में थे तो बीजेपी वाले कहते थे कि ये बॉर्डर्स जो हैं ये सेंटर को देखने हैं और सेंटर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं इस सरकार को भी जवाब देना होगा कि ये किस तरीके से हो रही है और ये संख्या कम क्यों नहीं होती है मिलिटेंट्स की। हालांकि हमारे जो जवान हैं वो बहुत काम बहुत करते हैं और हमारी सेना जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। बहुत सारे आतंकियों का निपटारा भी वो कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, लेकिन फिर उतने ही हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन जारी है और अलग अलग रूट से आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं, जिसको चेक करना बहुत लाजमी है और इस की तरफ सरकार का ध्यान जो है वो जाना चाहिए और प्रायोरिटी के ऊपर आपको इस स्थिति के साथ निपटना होगा। आपने जिक्र किया कि इन्फिल्ट्रेशन जो वो लगातार हो रही है, आप मानते हैं इस चीज़ को, जिस तरह से आज 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं सीज फायर का एग्रीमेंट हुए भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पर यकीन किया जा सकता है या वो यकीन करने के लायक है? क्योंकि लगातार वायलेशन उसने थोड़े दिन पहले भी की है और इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट लगातार करता रहता है। क्या आपको लगता है कि हमारा जो सीज फायर का एग्रीमेंट किया गया था ये आगे आने वाले समय में कामयाब हो पाएगा? देखिए, बहुत सीज फायर की वायलेशन हुई है और पिछले 4-5 सालों में तो जितनी वायलेशन हुई हैं इतनी इतिहास में कभी नहीं हुई होंगी। सारी की सारी हम टोटल कर लें सीज फायर वायलेशंस को तो जो 5 साल में वायलेशंस हुई हैं वो उससे शायद ज़्यादा निकली होंगी, क्योंकि आए दिन जो है वो सीज फायर की वायलेशंस की रिपोर्ट्स जो आती हैं, इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट्स आती हैं। सुरंगें बना के पाकिस्तान के घुसपैठिए जो हैं वो उस रास्ते से भी घुसते हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग भी जो है वो हो रही है। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और इसकी तरफ सरकार जो है को पूरी सीरियसनेस दिखानी होगी और इसको रोकना जो है वो बहुत लाजमी है अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को सही बनाना चाहते हैं और एक सही सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट अगर हम जम्मू कश्मीर में देना चाहते हैं तो उसके लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना बहुत ज़रूरी होगा और जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी जो है न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए, अब एक तरफ कोविड की महामारी भी चल रही है, मैं इसके ऊपर भी आपसे कुछ सवाल करूंगा। मैं खास तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जो जीडीपी है वो लगातार नीचे आती जा रही है। कोविड का ये जो दौर चल रहा है पिछले 1.5 साल से आप लगातार देख रहे हैं, लगातार जीडीपी डाउन हाई है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के आने वाले दिनों में प्रशासन को या केंद्र सरकार को संज्ञान लेने होंगे कि जीडीपी जो वो ऊपर आए, ताकि लोगों का जो इस समय आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं, काम धंधे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीडीपी बढ़ेगी जब एक डेवलपमेंट जो हमारा है टेम्पो है उसको थोड़ा सा मोमेंटम अगर मिलेगा। डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाने चाहिए और इकॉनमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा है कि ये सिर्फ पिछले 1-1.5 साल से नहीं, ये तो पिछले 4-5 सालों से गिर रही है जीडीपी हमारी और जितनी ज़्यादा ये इस दौरान में गिरी है, इस हुकूमत के दौरान में, ऐसा तो कभी भी पहले देखने को नहीं मिला है। ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है क्योंकि मुल्क जो है इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ही वीकन हो रहा है इसकी वजह से। और अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा गया है कि हमारा पर कैपिटा जो है वो तो बांग्लादेश से नीचे चला गया है। जो मुल्क हमने खुद बनाया, हिंदुस्तान ने क्रिएट किया था और जिसको ये कहा जाता था कि ये बहुत ही गरीब मुल्क है, हमारा पर कैपिटा इनकम इस वक्त बांग्लादेश से नीचे जा चुका है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी। बड़े बड़े वादे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे जब इलेक्शन में ये उतरे और ये कहा गया था
कि लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। यूथ एम्पावरमेंट के ये लोग नारे देते रहे। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में यूथ जो है को ऑब्ज़र्व करने की बातें उस वक्त की जाती रही, लेकिन वो सारे के सारे नारे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। विकास की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जब जीडीपी गिर रहा है और इसके आंकड़े लगातार जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम इकोनॉमिकली जो हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं। डेवलपमेंट पॉइंट से जो है वो हमने सफ़र किया है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे गया है और सरकार जो है इसको संभालने में पूरी तरीके से विफल रही है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप ये कहेंगे कि ये होना लाजमी था, लेकिन बाकी मुल्कों के अंदर इतना नुकसान हमारी जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसको नहीं हुआ है जितना हिंदुस्तान में हुआ है। तो ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी हमारे लीडरशिप को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नारे देते रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, उनको मंथन करना होगा और अपनी कार्यप्रणाली में भी कुछ तब्दीलियां लानी होंगी जो है, और अपना जो पॉलिसीज़ जो है उनको रीवैम्प करना बड़ा ज़रूरी है। महंगाई को लेकर आप भी लगातार पिछले दिनों में प्रदर्शन कर रहे थे और महंगाई अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कहाँ पर फेलियर नज़र आ रहा है केंद्र सरकार का? देखिए, ये ऋषि बहुत ही चिंता का विषय है। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है आज की तारीख में और बेकाबू हो चुकी है। सरकार उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई है। ज़रूरी वस्तुएं जो हैं उनके दाम में बेहिसाब वृद्धि हुई है। आप देख लीजिए, दालें हैं या सब्जियां हैं, जो आम ज़िंदगी की ज़रूरियात की वस्तुएं हैं जो हर इंसान को इस्तेमाल में लानी है। देखिए, सरसों का तेल का भाव मैं देख रहा था तो परसों के अखबार में आया है कि 220 रुपया लीटर हो चुका है। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। पेट्रोल का भाव जो है वो 100 से ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर चला गया है। डीजल भी इसी तरीके से इसके दाम में भी बेहिसाब वृद्धि हुई है। बहुत सारे मुल्क हैं जहां पेट्रोल का भाव हिंदुस्तान से आधा है और हमारे रेट्स इसलिए बढ़े हैं, महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल जो है इंटरनेशनल मार्केट में जिस भाव के ऊपर बिक रहा है उसमें अगर आप रीज़नेबल टैक्स भी लगाएंगे तब भी आप 45 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपने कितने टैक्सेस लगाए हुए हैं पेट्रोल के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में आपने लगाया हुआ है, वैट की शक्ल में आपने इम्पोज किया हुआ है, एग्री सेस आपने लगाया हुआ है, रोड सेस आपने लगाया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 2013 के बाद जो टैक्सेस थे पेट्रोल के ऊपर उसमें 6 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दाम जो हैं वो मई के महीने में ही 17 बार जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो ये एक लोगों की जेब के ऊपर डाका नहीं है तो और क्या है कि आप इतना इनडिस्क्रिमिनेट हाइक कर रहे हैं जो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर हर एक चीज़ के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि फ्राइट कैरेजेस बढ़ जाते हैं, कैरेज जो है उसमें शामिल हो जाती है, जो आप फेयर बढ़ जाता ट्रेन, हाँ भाड़ा बढ़ जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं और हर चीज़ के ऊपर उसका असर होता है और फेयर बढ़ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं वो सफ़र करने वाला आम इंसान जो है उसको भी किराया जो है वो वृद्धि होती है। और ये महंगाई कब हो रही है? जब कोरोना महामारी से लोग गुजर रहे हैं। इस वक्त कोरोना की मार चल रही है, बेरोज़गारी की मार लोग झेल रहे हैं, बहुत सारे लोग रिट्रेंच हो गए हैं, जो काम करते थे वो नौकरी से बाहर हो चुके हैं, भुखमरी से गुजर रहे हैं लोग। और ऐसे माहौल में आप अगर इतने भाव जो हैं इन सब चीज़ों के बढ़ा रहे हैं, ना केवल खाने पीने की चीज़ों के बल्कि दूसरी जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें, राशन में जो है ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा भाव जो उसके भी बढ़ रहे हैं। दवाइयों के भाव आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरीके से कई गुना जो है वो इस वक्त कास्ट के ऊपर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं जिनकी कीमतें जो है 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा दाम, कोरोना की आड़ में तो इतनी लूट खुलेआम हो रही है। रेमडेसिविर
रेमडेसिविर की मैं बात करूं तो 2000 या 2500 रुपए की जो दवाई आती थी, वो मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि 1.25 लाख तक वो दवाई बेची गई है। तो ये कहाँ जा रहा है मुल्क हमारा, और कैसे एक गरीब आदमी का गुजर बसर कैसे होगा। एक आम नागरिक जो है वो ये समझता है कि ये सीधी सीधी एक लूट है, और उसकी इस सोच के साथ जो है वो दो राय भी नहीं हो सकती है। वो तो हमें उस सोच को जो है वो बिल्कुल सही हम भी समझते हैं कि उसको सही करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब हो रहा है और शरेआम हो रहा है। इस किस्म की लूट जो है आज तक देखने को नहीं मिली, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौर में, जो ये कहती थी कि हम महंगाई के ऊपर जो है वो अंकुश लगाएंगे, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब 350 या 450 रुपये का सिलेंडर होता था तो बीजेपी के लोग सिलेंडर लेके सड़कों के ऊपर बैठते थे, और आज वही सिलेंडर जो है 900 या 1000 रुपये में बेचा जा रहा है, और बीजेपी वाले इसके संदर्भ में कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आज की तारीख में जो प्याज जब कहीं 25 रुपये पहुंच जाता था, तो हमने देखा है कि बीजेपी के जो लीडर्स थे वो सड़कों के ऊपर प्याज का हार डालकर, स्मृति ईरानी को हमने कई बार देखा है गले में डालकर सड़कों, अभी भी हमारे पास उनके वो फोटोग्राफ्स भेजे। लेकिन अब उनको नज़र नहीं आता है कि उन्होंने प्याज और टमाटर तो क्या, उन्होंने हर एक चीज़ के भाव जो है वो आसमान तक पहुंचा दिए, और गरीब आदमी का जीना जो है आज की तारीख में दूभर हो गया है। एक गृहिणी के लिए चूल्हा जलाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है, रसोई चलाना बहुत ही मुश्किल जो है वो। हम गांव में जब जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो लोगों के अंदर घोर निराशा है, बहुत गुस्सा भी है और बहुत मायूसी भी है। लेकिन कोविड को लेकर भी मैं बात करूंगा, जो जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय हालात बने हैं, कोविड को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। प्रशासन का जो आंकड़ा सामने आता है वो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन हर किसी को मिल चुकी है, लेकिन 18+ की आयु के जो लोग हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन कब होगी। सांबा जिला में भी शुरू नहीं हो पाई है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के हालात आप ये देख रहे हैं? देखिए, मैं सीधी बात करूँगा, इसमें किसी भी किस्म की जो है हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए ये बात कहने में। सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है कोरोना के साथ डील करने में, ये बात तस्लीम हर एक को करनी होगी। देखिए, 1.5 साल पहले कोरोना ने दस्तक दी थी जनवरी के महीने में, और तमाम मुल्कों ने इस समय में, ये जो 1.5 साल उनको मिला, उसमें उन्होंने पुख्ता इंतजामात किए कंट्रोल करने के लिए कोरोना को। हॉस्पिटल्स बनाए गए, बेड्स इंक्रीज़ किए गए, ऑक्सीजन प्लांट्स उन्होंने लगाए, वेंटिलेटर्स लगाए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है वो जगह जगह उन्होंने बनाए, और बाकी मुल्कों ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। लेकिन हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो सेकेंड वेव के दौरान देखने को मिले, और इसके साथ डील करने के लिए हमारी सरकार पूरे तरीके से, मैं कहता हूं कि हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सारा बट्ठा बैठ गया जो है इस कोरोना की वजह से। लोगों की इतनी बेशकीमती जानें चली गई। वजह सिर्फ एक थी कि जिस वक्त हमें इंतजामात करने चाहिए थे कोरोना की रोकथाम के लिए या इससे निपटने के लिए, उस वक्त हमारे नेता लोग जो हैं वो अलग अलग स्टेटों में जाकर वहाँ जो है इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे थे, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहे थे। जब केंद्र के मंत्रियों को दिल्ली में बैठकर पॉलिसीज़ बनानी थी, कुछ डिसीजंस लेने थे कि हॉस्पिटल्स कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि सबको पता था कि सेकंड वेव आएगी और ज़्यादा फ्यूरियस होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे नेता हम देखते थे, कोई बंगाल में बैठा हुआ है, कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ है, कोई केरला में बैठा हुआ है, और कोई असम में बैठा हुआ है, और अपनी कैंपेन कर रहे हैं। सारे के सारे जो हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं, बहुत सारे तो यहाँ नवंबर और दिसंबर के महीने में कई मिनिस्टर सेंटर के जम्मू कश्मीर में आकर बैठ गए डेरा जमा के। और पंचायत की इलेक्शन में पहली बार हमने देखा कि केंद्र से मंत्री उठकर आ रहे हैं और यहाँ ताबड़तोड़ कैंपेन कर रहे हैं। उस वक्त भी तो कोरोना जो है वो चल रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वक्त ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए संसाधन मुहैया करवाएं और कुछ ऐसे फैसले लें
ऐसे जो हैं साधन बनाए, लेकिन वो साधन बने ही नहीं। और वी वर कॉट अनअवेयर्स भी नहीं मैं कहूँगा, कि वी न्यू वेरी वेल दैट कोरोना सेकेंड वेव इज़ फास्ट अप्रोचिंग, बट स्टिल हम जो है लगे रहे इसी में, कैंपेनिंग में लगे रहे, पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने में लगे रहे। फेलियर आपको लग रहा है? और एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। और कोरोना की वजह से देखिए कितनी मौतें हो गई हैं, इतनी डेथ्स हुई। और फिर उन लोगों को जिस तरीके से लोग नदियों में फेंक दिया गया, दरियाओं में उनकी बॉडीज़, और कुत्ते और जो है दूसरे जानवर उनकी जो है पार्थिव शरीर के साथ जिस तरीके से एक मजाक किया गया, उसको नोच रहे हैं, ये मीडिया के माध्यम से ये दिखाया गया। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के लिए नालायकी इससे बड़ी नहीं हो सकती है। ये हमें कहना पड़ रहा है, ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही है, ये बतौर अपोजिशन मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप लोग जीते जी तो इज्जत नहीं दे सके इनको, लेकिन मरने के बाद भी इन लोगों को जो है वो इज्जत नहीं मिल सकी। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है और हर धर्म ये मानता है कि मरने के बाद पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार है वो विधि पूर्वक तरीके से होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन डेड बॉडीज़ के साथ एक बदसलूकी की गई है, ये इतिहास के पन्नों में मैं कहता हूँ हमेशा दर्ज रहेगी। और लोग इस इरा को, इस पीरियड को कभी भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से कोरोना काल में एक भयानक जो हादसे जो उनके साथ हुए हैं, जिन लोगों के परिवारों से जो है वो अर्थियां निकली हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार होगा। और हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये जेनोसाइड है, ये तो नरसंहार है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में सफल नहीं हुई है, नाकाम हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, और इनके साथ जो हमने बात की वो ज़रूरी भी था करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस कोरोना काल में जो हालात बने हुए वो आपके सामने बद से बदतर हालत है। और साफ तौर पर कहना है कि चाहे प्रशासन के एंड पर हो या फिर केंद्र सरकार के एंड पर हो, फेलियर उनका साफ तौर पर नज़र आ रहा है इस कोविड को कंट्रोल करने में। लेकिन इन्होंने निंदा भी व्यक्त की है कि जिस तरह से कल कश्मीर में भाजपा नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है, लेकिन ओवरऑल अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेलियर सबसे बड़ा जो है वो केंद्र सरकार का नज़र आ रहा है। चाहे वो महंगाई हो या फिर जिस तरह से जीडीपी लगातार नीचे आ रही है, तो इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में जो केंद्र सरकार का रोल था वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ उनका फेलियर सबसे बड़ा सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।